What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शानदार तरीके से एंजॉय कीजिए दिन और खुश रहिए और अपने टारगेट पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहिए। देखिए, लक्ष्य लाइफ में क्या होता है, अपने आप को खुश रखकर अपने गोल को अचीव करना। तो जिंदगी में अगर आप लोग जो चाहते हैं वो बन जाते हैं, तो यही एक उन्हें कहते हैं कि यही जिंदगी की एक तृप्ति होती है कि हाँ यार यही चाहिए था और यही मिल गया। तो ये चीजें जब तक आप लोग ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहोगे तो हर एक दिन आप लोगों के सामने कई सारी अपॉर्चुनिटी लाएगा अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन देने के लिए और अपनी एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज करने के लिए। पर लेकिन अगर आप लोगों के सामने कोई गोल नहीं होगा, आप लोगों की आंखों में कोई आशा नहीं होगी, बस ऐसे ही है कि सुबह उठ गए और शाम को सो गए, तो फिर जिंदगी जो है वो चीजें आप लोग अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों के पीछे लगे हुए हैं, जिनको वो चीजें अचीव करनी है। तो जो उसके लिए सही तरीके से मेहनत करेगा वही उसको लेकर जाएगा, बाकी सब बस देखते रह जाएंगे। और फिर वही बात होती है कि काश ये कर लिया होता। तो काश लगने से पहले और अवकाश मिलने से पहले अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन दे लेनी चाहिए। पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जानेंगे, उसके बाद में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी आज के न्यूज़पेपर में। और एक काफी प्यारा आर्टिकल है जो कि हेल्थ के बारे में है, वो आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ही है, आप लोगों के लिए वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके ऊपर फोकस देकर वो आर्टिकल लिखा गया, तो उसको भी आप लोग अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में जो पॉलिटिक्स है उसने बड़ा उलटफेर किया अभी यहां पर अगर आप लोग देखिए, पहले जो चीफ मिनिस्टर थे यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब चेंज होकर यहां पर TIRATH तीरथ सिंह रावत जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, ये तीरथ सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से तीरथ सिंह रावत, ठीक है। तो TSR चेंज कुछ नहीं है तो कंफ्यूज मत होना। यानी कि तीरथ पर गए हुए थे और वापस आ गए, अब फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए, ऐसा करके आप लोग याद रख लेना। हुआ क्या था, हुआ ये था कि यहाँ पर जो भी आज की डेट में यहाँ पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, यानी कि जो इनके विधायक साहब हैं, वो सारे इनसे खुन्नस खाए बैठे हुए थे, लगभग आधे से ज्यादा, और इनसे खुश नहीं थे। इनके ऊपर करप्शन के चार्ज भी चल रहे थे, अपनी मनमानी चलाते थे, ये पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहे थे। तो इसलिए जो सेंट्रल कमांड है उनके द्वारा इनका पत्ता काट दिया गया और नए सीएम यहाँ पर बना दिए गए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पर इलेक्शन की बात की जा रही है उत्तराखंड के अंदर, तो इसको लेकर भी अभी यहाँ पर जो चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर सोचा जा रहा है कि पता चला ऐसे ही अगर दुनियादारी चलती रही तो कैसे काम चलेगा जब इलेक्शन पास में होता है, खासकर उस टाइम पर। उत्तराखंड जो है हमारी कंट्री में 2000 में नया राज्य बनाया गया था, किससे, उत्तर प्रदेश से अलग करके, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हरियाणा के अंदर अभी बात की गई थी नो ट्रस्ट वोट के बारे में। तो नो ट्रस्ट वोट यानी कि उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है, अपोजिशन को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो फुल मेजोरिटी में यहाँ पर नहीं है, अब उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर वो ट्रस्ट वोट जो थी वो जीत गए यहाँ पर एक तरीके से, यानी कि डिफीट हो गई नो ट्रस्ट वोट, ठीक है। तो ये है एक छोटी सी न्यूज, तो हरियाणा और उत्तराखंड से रिलेटेड। और बाकी जो भी यहाँ पर हरियाणा उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो बताइए कैसा चल रहा है आज के में पॉलिटिक्स की दुनियादारी। एक ये इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा न्यूज है फिलहाल, जिसमें हमारी कंट्री में इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड लाए गए 2021। इसमें यह किया गया जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो मीडिया होती है, जैसे कि आज के दिन में आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं या कोई भी ऐसा टीवी पर चैनल सुनते हैं जो कि न्यूज से रिलेटेड है, उसको कई तरीके से रेगुलेट किया जाता है सॉरी। तो यहां पर अभी हुआ क्या है, तो इसके चलते कई सारी जो रेगुलेशन लाई गई हैं, उन रेगुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें चल रही हैं यहां पर, ये है 3 लेवल पर रेगुलेटरी करने की बात की जा रही है। सबसे पहले तो पब्लिशर को बोला है कि अपने आप सुधर जाओ, यानी कि अपने आप सेल्फ रेगुलेटरी करो, अपने आप को जो ढंग से चीजें पब्लिश करनी है उनको करो, जो कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से, कुछ भी आनंद फानन में नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है कि सेल्फ जो रेगुलेशन है यहाँ पर, वो सेल्फ रेगुलेटरी जो बॉडी है, ठीक है, पब्लिशर की, उसको देखने को मिलेगा। यानी कि जो एक तो हो गया सेल्फ रेगुलेशन, हो गया कई सारे जो पब्लिशर है उनकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है उसको देखेंगे। और तीसरा जो मैकेनिज्म है, नहीं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाएगी। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म यहाँ पर लाई जा रही है। तो कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चलते हमारी कंट्री में जो आर्टिकल 19 है उसका हनन किया जा रहा है। तो कई सारी बातें यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। इसके ऊपर एक पूरी मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप लोग जाकर उसको भी सर्च कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जिसने नहीं देखी अब तक उसको वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं।
ये जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये काफ़ी एक अलग तरीके की न्यूज़ है। अगर बात करें सोसाइटी में कुछ चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, एक जिस तरीके से एक रूढ़िवादी सोसाइटी बोलते हैं, तो उसका कुछ उदाहरण यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे उदाहरण अगर आप लोग आंसर राइटिंग में लिखना चाहते हैं तो आप लोग उनको पॉइंट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे उदाहरण माने जाएंगे। बात की जा रही है यूपी में जो एक पंचायत है, ये है मुजफ्फरनगर के अंदर। तो इसके द्वारा क्या किया गया है, जो हाफ पैंट पहनी जाती है लड़कों के द्वारा, यानी कि हाफ निक्कर नहीं पहनते हैं, वो नहीं पहनेंगे, और जो लड़कियां हैं वो जीन्स नहीं पहनेगी। तो अगर आप लोग इसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर आप लोग आपके किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और वहां पर कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन पंचायत के द्वारा पास किया जाता है, तो आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे? तो ऐसे ही लेकर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो बेसिकली आखिर इनके द्वारा क्यों ये काम किया गया, तो इनका मानना है कि यहाँ पर कि ये चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो वियर है हमारे, जैसे कि कुर्ता पजामा वगैरह हो गया, सूट सलवार हो गया, ये सारी चीजें पहनी जाए, ना कि इस तरीके की चीजें पहनी जाए जिससे कि सोसाइटी में माहौल खराब होता है इनके हिसाब से। तो आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में? ये सही बोला जा रहा है या फिर गलत बोला जा रहा है? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। तो आप लोगों को भी बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया अपना हक है कि अपनी राय आप लोग रखें। नीचे कमेंट बॉक्स में ओपन है, तो राय रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जोमेटो के डिलीवरी बॉय के द्वारा जोमेटो के साथ साथ में, डिलीवरी के साथ साथ में कुछ पंगा भी ले लिया यहाँ पर। तो नाक पर मुक्का मारा गया और भी कई सारी हरकतें यहाँ पर की गई। तो इससे दिख रहा है कि क्या कंडीशन चलती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऑनलाइन चीजें आज की डेट में चाहते हैं कि एक नॉर्मल सी बनी रहे, तो ये चीजें थोड़ा सा कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा फूड डिलीवरी बॉय जो है वो काफी लेट हो जाता है, कई सारी कंडीशन हो सकती है उसके लिए। हो सकता है कि रास्ते में कोई सारी जाम लग गया हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकती है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन। तो सबसे पहले तो जो कस्टमर है उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और दूसरा जो यहाँ पर डिलीवरी वाले बॉय हैं उनको भी बिहेवियर जो है अपना चेंज करना पड़ेगा। वो भी कई बार जो है आनन फानन में कुछ भी बोलते हैं, हालांकि ये कम केसेस देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम तो गाली ही खाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा उधर तो जो कंपनी है जोमेटो या फिर दूसरी स्विगी वगैरह, वो उनको ढंग से ट्रीट नहीं करती है और वहीं से ही कसर कस्टमर पूरी कर देते हैं अगर कोई कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन दूसरी साइड में ऐसे भी केस आते हैं कि खाना निकालकर चक वक कर रास्ते में बैठकर पार्टी कर उसके बाद में कई बार जो पैकेट को खोलकर भी आते हैं। तो ऐसे भी कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर ऑनलाइन चीजें अगर ढंग से इंप्लीमेंट करनी है तो इस तरीके की दुर्घटनाएं जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसी के बारे में बात करनी चाहिए। खासकर अगर बात करें इस तरीके के प्लेटफॉर्म, तो ये काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। तो एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा यार, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो पड़ोसी देश है म्यांमार में अभी यहां पर जो जनता के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट किया गया। तो हमारी कंट्री में मिजोरम में बोला गया कि बहुत सारे लोग आकर शरण लेने की बात कर रहे हैं, तो मिजोरम ने शरण दी। पर लेकिन अब यहां पर बात की जा रही है मणिपुर के बारे में भी, तो मणिपुर भी यहां पर हेल्प करने के लिए तैयार है, जिनके ऊपर यहां पर काफी ज्यादा जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उनके ऊपर। ठीक है, तो मिजोरम और मणिपुर दो ऐसे राज्य हो गए हैं नॉर्थ ईस्ट के जो कि हेल्प करने के लिए तैयार हो गए हैं, अगर यहां से कोई भी लोग यहां पर शरण लेकर आना चाहते हैं तो ये क्या रिलेशन हमारे और म्यांमार के बीच में देखने को मिलेंगे, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो भी कई सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखी जा सकती है। देखिए होता क्या है, जब यहां पर पावर में कौन है, आर्मी है। अब आर्मी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी रिफ्यूजी जाए और वे उनको शरण दे दे, वो तो चाहेगी अगर कोई उनके खिलाफ है वो उनको दबाकर रखें, जेल में डाल दे उठाकर। पर लेकिन बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया का यह एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी ही पड़ोस में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी अपनी आंखें टिका कर रखे, ताकि एक डेमोक्रेटिक एक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जा सके, जो कि यहां पर लंबे समय से चल रहा था पर लेकिन अब फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हमारी कंट्री के 4 ऐसे राज्य हैं जो कि टच करते हैं म्यांमार को। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले इस तरह क्वेश्चन की कौन कौन से राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैप बेस्ड। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि ये पर्टिकुलर एरिया में सबसे बड़ा जो राज्य टच करता है यहां पर बॉर्डर ये म्यांमार के साथ में, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन बन पाती है, बाकी फिलहाल तो यही है। दूसरा यहां पर ये काफी खतरनाक केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, और ये सारे केस मैक्सिमम अगर आप लोग देखिएगा ये उत्तर प्रदेश से निकल कर आते हैं। एक माइनर गर्ल, एक लड़की का रेप किया गया, रेप की जैसे उसके द्वारा कंप्लेंट की गई पुलिस को, तुरंत अगले ही दिन इसके फादर जो है वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए। और रोड एक्सीडेंट जो करके गया वो एक अननोन ड्राइवर था, कोई ट्रक का। तो यहां से ये एक ऐसा पैटर्न आप लोगों ने जो एक संगीत सिंगर करके कौन था वो नहीं था जिसके ऊपर रेप का चार्ज लग रहा था, वो भी आप लोगों ने केस देखा होगा, उसमें भी उस लड़की के जो फैमिली मेंबर हैं उनके कितने सारे एक्सीडेंट हुए। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है वो यहां पर बहुत दयनीय देखने को मिलती है जब कोई ऐसी सिचुएशन लगती है। यानी कि जो अपराधी है उनके मन में खौफ ही नहीं है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जिसको चाहे उसको रेप कर रहे हैं, जिसकी फादर को चाहे उसकी डेथ हो रही है। तो ये जो इस तरीके की जो कंडीशन है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो जाती है लॉ एंड ऑर्डर बनाने के ऊपर, जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, उनके हाथ में ही होना चाहिए, जो कि कंडीशन है काफी खराब आज के में देखने को मिल रही है।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडियन नेवी के बारे में, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ये बात की जा रही है कारिंज, आईएनएस कारिंज जो है एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है। ये हमारी कंट्री में जो इंडियन नेवी को थर्ड जो यहां पर जो हमारी कंट्री में जो थर्ड ये आप लोगों को देखने को मिलेगी पनडुब्बी, ठीक है। तो स्कॉर्पियन थर्ड, ये बेसिकली सबमरीन यानी कि नीचे डूबकर चलने वाली होनी थी पनडुब्बी जिसको आप लोग बोलते हैं। तो नेवी के जो फॉर्मर चीफ थे जिनका नाम है वीएस शेखावत, उनके द्वारा यहां पर इसको कमीशन किया गया है यहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके बारे में, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर कि हमारी कंट्री को अभी रिसेंटली रशिया का जो अफगानिस्तान के साथ में अभी शांति वार्ता चलाने की बात की जा रही है। तो रशिया यहां पर मीट कर रही है, इसमें यूएसए, चाइना, पाकिस्तान और काबुल और तेहरान सब है इसमें, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, यानी कि इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर ह्यूमैनिटेरियन यानी कि जनता के फायदे को पहुंचाने वाले, जैसे कि बांध बना दिया, इसके साथ में कोई स्कूल बना दिया, उनकी पंचायत बना दी, और भी बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, तो हमको इसका पार्ट नहीं बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा यहां पर हो जाता है कि इस तरीके से हम लोग इतना लार्ज स्केल पर वहां पर काम कर रहे हैं, पर लेकिन यहां पर हमको उसका पार्ट नहीं बनाया गया। एक टर्म यहां पर यूज की जा रही है जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये ट्रोइका, ठीक है। तो यहां पर इसमें तीन यानी कि कौन कौन इंक्लूडेड है यहां पर, तो यूएसए है, चाइना है और पाकिस्तान है, जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहां पर इनके भी देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन ये वो पार्टी है जो बेसिकली अफगानिस्तान से रिलेटेड नहीं है, ये चाह रहे हैं कि शांति बनाकर रखी जा सके। और जो दोहा राउंड हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, उस दोहा राउंड को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रा अफगान टॉक का जो दोहा राउंड आप लोगों को देखने को मिला था, तो अब देखने वाली कंडीशन है कि शांति कैसे यहां पर रखी जाती है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो आगे कैसे सिचुएशन होगी वो देखेंगे आगे चलकर। इंडो पैसिफिक रीजन वाले रीजन में अगर आप लोग बात करें तो जो बाइडन है जो कि 46 प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, वो अब देखने वाली बात होगी कैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरा जोर लगाया था इसके पीछे कि यार ये होना चाहिए। पर लेकिन अब ये यहां पर हालांकि ये भी इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है क्वाड को लेकर। क्वाड में है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, तो ये किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। और जब जब क्वाड का नाम आता है तब तब चाइना को दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चाइना बोल रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि क्वाड जो है वो एक पीस प्रोसीजर के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। नॉर्मली ये माना जाता है कि क्वाड जो है वो चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया इंडो पैसिफिक रीजन में। तो क्या होने वाला है आगे उसके बारे में पता चलेगा। फिलहाल तो चाइना जो है वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से चाइना को अगर इस तरीके से घेरा जाएगा तो देखिए एक पावरफुल कंट्री है यूएसए, ऊपर से जापान भी साथ में, इंडिया भी कम नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया मिलकर सारे एक अलग ग्रुप बना रहे हैं कि टैकल करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंट्री को। तो थोड़ा सा तो कंट्री को सोचने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। क्वेश्चन आप लोग एक बताइए कि क्वाड को सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था कि क्वाड जैसा कोई ग्रुप होना चाहिए। ये आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किए थे, कौन सी कंट्री है और उनके जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम बताइए। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, उस कंट्री के उस प्राइम मिनिस्टर को अभी रिसेंटली पद्म विभूषण दिया गया हमारी कंट्री में। अब तो आप लोग आंसर दे ही पाएंगे मुझे लगता है, चलिए अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है यहाँ पर यह है बेलुतंग आइलैंड के बारे में, तो कहां पर ये लोकेटेड है इसको जाकर आप लोग निहारिए। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या आर्टिकल है यहाँ पर जिनके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, नहीं डिस्कस करेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो हमारी कंट्री में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। एक अच्छा आर्टिकल है, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो इसको हम लोग समझेंगे। साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। ये जो साइड वाला आर्टिकल है यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान और नेपाल को, इंडिया पाकिस्तान और चाइना को लेकर आर्टिकल लिखा गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हेल्थ के बारे में बात करें, खासकर डायबिटीज की बीमारी के बारे में, तो इसको भी हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है, और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करें, तो समझेंगे इसको, कुछ बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर उत्तराखंड के एक नए सीएम बन गए हैं अभी, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो पूरा आर्टिकल है यहाँ पर, ये तीर्थ सिंह रावत, तो नेक्स्ट सीएम 56 साल के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जो कि एमए सोशियोलॉजी में है, और ये बाकी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर 1997 में इनका करियर स्टार्ट हुआ, और इनके द्वारा फिलहाल अभी ये पौरी लोकसभा सीट से यहाँ पर इनको कांग्रेस के जो यहाँ पर मनीष नाम के जो यहाँ पर इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको हराया गया था। बाकी हल्का सा याद रखिएगा, ज्यादा रटने वगैरह की कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये जो कार्टून है इसको देखेंगे, और कोविड-19 के कहाँ कहाँ पर केस आ रहे हैं वो सारी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, हेल्थ को आप लोग इग्नोर नहीं करना है। कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बाय बाय बोला जा रहा है, यहाँ पर ये कौन बाय बाय बोल रहे हैं, यहाँ पर ये डिसइन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है। इनके जो एमएलए हैं वो छोड़ यहाँ पर जा रहे हैं, और यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है, ये बाय बोल रहे हैं, बाय मतलब खरीदना, और ये टाटा वाली बाय बाय है। तो दोनों साइड में यहाँ पर तो अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए,
और यहाँ पर आप लोगों को बताना है ये कौन है, आखिर किसको ये बोला जा रहा है। तो 40 से 50 शब्द में देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिटिक्स है हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर राइटिंग कर आप लोग देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में लिखेंगे तो ज्यादा चीजें जानने को मिलेगी। आइए कुछ पॉइंट यहां पर पहले इसी आर्टिकल के बारे में समझ लेते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध नॉर्मल हो रहे हैं? चाइना ने भी एलएसी के ऊपर जो नॉर्मल चीजें करने की बात कर ली है, आखिर ऐसा फंडा चल क्यों रहा है? क्योंकि देखिए जब जब यहां पर यूएसए की जो गवर्नमेंट चेंज होती है तब तब जो सिचुएशन है वो अलग पैटर्न में आप लोगों को नजर आएगी। क्योंकि जो पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उनका रवैया कुछ और था, अब जो बाइडन आ गए। जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान को भी अलग तरीके से लेकर चलेंगे और चाइना को भी। तो चाइना के सामने भी एक नई अपॉर्चुनिटी है कि नई गवर्नमेंट आई है यार, थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बना लेते हैं। और पाकिस्तान के साथ में भी एक नई अपॉर्चुनिटी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो उनको जूते की नोक पर रखते थे। तो अब थोड़ी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सुधरती हुई नजर आएगी। तो जो पड़ोसी देश है यहाँ पर हमारे साथ में, तो एक तो हो गया एलओसी जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है। हमारी कंट्री का जो पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया है ये आज के डेट में पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो यहां पर शांति बनाए रखने की बात की जा रही है सीज फायर एग्रीमेंट 2003 के हिसाब से। तो 3 हज में ये बोला गया था 2003 में कि सीज फायर करेंगे, इनके कोई भी गोली नहीं छोड़ी जाएगी। तो इसके चलते हम लोग शांति बनाकर रखेंगे। हालांकि वो कभी फॉलो नहीं किया गया, पर लेकिन अच्छा है, चलो बार बार बात तो करते हैं कम से कम इसी बहाने। अब एलएसी के बारे में बात करें तो एलएसी यहां पर दूसरा ही ऐसा इंसिडेंट अभी देखने को मिला इंडिया और चाइना के बीच में। इससे पहला था डोकलाम वाले एरिया में। तो डोकलाम वाला एरिया जो था वो इंडिया, भूटान और तिब्बत, ये ऊपर तिब्बत हो गया, ये हमारी कंट्री का सिक्किम हो गया, और यहां पर आप लोगों को भूटान देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में ये जो वैली है इसको बोलते हैं चुंबे वैली, ठीक है। तो यहां पर अभी एक एरिया है जिसको बोलते हैं डोकलाम एरिया। डोकलाम एरिया में चाइना की आर्मी ने आकर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडियन आर्मी भी पहुंच गई क्योंकि ये एरिया भूटान का था और चाइना उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। चाइना की हरकतें रहती है कई बार। चाइना क्या करता है, किसी कंट्री के 2 एरिया पर कंट्रोल कर लेता है और बोलता है, जैसे मान लीजिए भूटान का एक और एरिया कैप्चर कर लिया, बोला ये वाला एरिया तुम ले लो और ये हमको दे दो। यानी कि इन्हीं की लैंड है, इन्हीं के साथ में बार्गेनिंग कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं देना है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश तुम लग लो, अक्साई चीन हमको दे दो या फिर अक्साई चीन तुम लग लो, अरुणाचल प्रदेश हमको दे दो। अगर हमको ऐसे बोलने लगे तो ये सिचुएशन आप लोग, चाइना की हरकतें काफी ज्यादा खतरनाक है। चाइना हमारी कंट्री में जो क्लेम करता है सबसे बड़ा जो एरिया है यहाँ पर, ये है वेस्टर्न सेक्टर, यानी कि ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, इसमें लगभग 1570 किलोमीटर के करीब हमारा एरिया चाइना क्लेम करता है। सेंट्रल सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये छोटा छोटा एरिया उत्तराखंड वाले एरिया के पास में, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। एग्जैक्ट जो एरिया आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में उत्तराखंड के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो एक कंफ्यूजन में रहते हैं, कई सारे बच्चे इसके बारे में बात भी कर रहे थे। जो हरियाणा है, हरियाणा के साथ भी उत्तराखंड का बॉर्डर टच करता है, पर बहुत छोटा सा, ठीक है। यानी कि हरियाणा और उत्तराखंड जो है बॉर्डर टच करता है, और उत्तराखंड का बॉर्डर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में टच करता है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल और इसी के साथ में जो तिब्बत यानी कि चाइना के साथ में टच करता है। तो ये उत्तराखंड के बारे में बात की जा रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ा एरिया हो गया यहाँ पर वेस्टर्न, फिर हो गया सेंट्रल और ईस्टर्न एरिया हो गया चाइना के साथ में जो टच करता है। इसमें अगर एक्सक्लूड करते हैं भूटान को तो हमारी कंट्री का लगभग 1325 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर भी चाइना बोलता है ये हमारा एरिया है। और इवन इतनी गंदी गंदी बातें चाइना यहाँ पर बोलता है, कहता है कि यहाँ से जो लोग रहते हैं उनको आने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है, अपने ही देश में आ रहे हो, या थप्पड़ ना लगे तुम्हारे, क्या बोले, बस हद रहती है। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि दादागिरी किस हद तक चलती है। तो ये मैकमोहन वाला एरिया इसको बेसिकली बोला जाता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पर चाइना के साथ भी नॉर्मल रिलेशन हो रहे हैं, ठीक है, जो कि मुंह की खा चुके हैं 2 जगह। अब यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है यहाँ पर कि यहाँ पर भी अभी शांति बनाएगी, पाकिस्तान के साथ में भी शांति आ रही है, क्योंकि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अभी आया यूएसए के अंदर, वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है इन सब चीजों के ऊपर, जिसके चलते हो सकता है कि जल्दी यहाँ पर अब नॉर्मल सी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा 2020 में कोविड-19 के चलते भी। तो ये एक अचंभे वाली बात है कि अब बाकी जो है वो आप लोग जानते हैं अचंभे वाली क्या बात। दूसरा ये जो आर्टिकल है छोटा सा, इसके बारे में बात करते हैं, नेपाल के बारे में। देखिए नेपाल में अभी चल क्या रहा है। नेपाल में एक गठबंधन की गवर्नमेंट थी। तो ये जो गठबंधन की गवर्नमेंट थी, जब इंसान गठबंधन में होता है तो वो कोशिश करता है कि गठबंधन की गवर्नमेंट से बाहर निकले और अपने आप को किसी तरह पावर में लेकर आए। तो यहाँ पर जो नेपाल के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली साहब, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा भंग कर दी गई इनकी जो पार्लियामेंट थी और बोला गया फिर से इलेक्शन कराएंगे। पर लेकिन पार्लियामेंट को अगर भंग करना है तो उसके लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए। 2015 में इनका संविधान आया और संविधान ने ये बोला कि पार्लियामेंट अगर आप लोगों को भंग करनी है तो भाई साहब वहां पर कोई ना कोई कमी होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों के पास मेजोरिटी नहीं है या फिर कोई और भी संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। पर लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपनी मर्जी से भंग कर दी। तो ये जो मैटर था कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इनको बड़ा ही झटका दिया। तो झटके से झटक गए यहाँ पर ओली साहब, और यहाँ पर अभी कंडीशन ये देखने को मिल रही है, 2 चीजें सामने निकल कर आई है।
पहला तो प्राइम मिनिस्टर ओली का जो डिसीजन था यहाँ पर डिसोल्व करना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोअर हाउस को, वो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो सेकंड यहाँ पर बड़े जो रेजिग्नेशन दिया जा रहा था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, तो उसको भी इनवैलिडेट करार दे दिया गया। तो फिलहाल जो है मिलकर यहाँ पर गवर्नमेंट चलाएंगे, पर कैसे चलेगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा सरप्राइज देखने को मिल रहे हैं नेपाल की पॉलिटिक्स में, और इसी के साथ में अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही थी, पर इंसान जो है ना, जब जिंदगी शांति में चलती रहे तो कोई ना कोई, उन्हें कहते हैं कि हरकतें करने का शौक होता है। तो अभी 23 फरवरी और यहां पर 7 मार्च को जो डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट के, तो उसने नेपाल को जो है थोड़ा सा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको हिलाया यहां पर। तो नेपाल हमारी कंट्री पड़ोसी देश है, जिसको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसी के साथ में याद रखना वेस्ट बंगाल भी नेपाल को टच करता है, और सिक्किम। तो हमारी कंट्री के टोटल मिलाकर 5 ऐसे राज्य हैं जो कि आज की डेट में नेपाल के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। तो नेपाल जो है वो 5 पांडव से घिरा हुआ है, ऐसे याद आप लोग रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी, बाकी जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो सकता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बात की जा रही है यहां पर डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादा मीठा मत खाना वरना डायबिटीज हो जाएगी, पर लेकिन आज की डेट में डायबिटीज इन्वायरमेंट की वजह से भी, और डायबिटीज हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जिस जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं, उसकी वजह से भी देखने को मिलती है। तो डायबिटीज जो है इसके चलते यहां पर ये एक तरीके से बोला गया, यहां पर ये मोटाबॉलिक जो डिजीज है, यहां पर ये मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। बेसिकली यहां पर बात की जाती है हाई ब्लड शुगर के बारे में, यानी कि ब्लड के अंदर हाई शुगर हो जाती है। नॉर्मली शुगर जो है वो एनर्जी का सोर्स माना जाता है। हमारे ब्लड में से जो शुगर है उसको इकट्ठा करके स्टोर किया जाता है, इनके ब्लड जो यहां पर काफी हेल्प प्ले करता है यहां पर। और ये किसकी हेल्प से किया जाता है? ये हार्मोन जो रहता है इंसुलिन, याद रखिएगा, इंसुलिन जो अगर प्रॉपर वे में काम करता रहे तो आप लोगों की बॉडी में डायबिटीज नहीं होगी। तो डायबिटीज की बीमारी अगर खत्म करनी है तो आप लोगों की बॉडी में इंसुलिन जो है प्रॉपर काम करता रहना चाहिए। ये इंसुलिन मूव करता है शुगर को फ्रॉम द ब्लड, यानी कि जो खून है उससे शुगर को लेकर आगे लेकर चलता है सेल्स के लिए, और सेल के लिए एनर्जी का काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो माइटोकांड्रिया सेल के अंदर बुलाते हैं तो पावर हाउस होता है। तो ये यहां से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कोई खाना आप लोग खाते हैं तो फिर आप लोगों की बॉडी के अंदर वो खाना पचता है, तो उसमें से जो शुगर इकट्ठी होती है वो एनर्जी का काम करती है, तो फिर वो आप लोगों की बॉडी को चलाने का काम करती है। तो डायबिटीज की जो बीमारी है उस टाइम पर जो एनफ इंसुलिन नहीं बन पाता है, या तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर इफेक्टिव जो इंसुलिन है जितना बनता है उसको ढंग से यूज नहीं किया जाता है जो शुगर को ले जाने में, यानी कि एनर्जी को जनरेट करने में। तो इसलिए जब डायबिटीज की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी तो जो बॉडी है वो आप लोगों को डल डल नजर आने लगती है, क्योंकि प्रॉपर वे में एनर्जी चीजों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये मेटाबॉलिज्म क्या है, जो मैंने बताया कि मेटाबॉलिक जो डिजीज है यहां पर, ये इसका मतलब है कि लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, और 3 पर्पज इनके होते हैं। पहला तो यही बताया कि फूड से एनर्जी को इकट्ठा करना और सेलुलर प्रोसीजर के थ्रू इसको बॉडी के अंदर लेकर जाना। दूसरा जो है यहाँ पर जो फूड या फिर फ्यूल आप लोग बोल लीजिए, जैसे गाड़ी में आप लोग पेट्रोल डालते हैं, ऐसे ही बॉडी के अंदर आप लोग खाना डालते हैं तो फ्यूल होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट और भी कई सारे जो एसिड्स वगैरह हैं, तो उनका एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि उनको सही तरीके से बिल्ड करने का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और तीसरा यहाँ पर क्या है, ये एलिमिनेट करना जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यानी कि जो काम का सामान नहीं है बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालना। तो ये मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेसर होता है हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रोसेसर को आप लोग डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे तो ये बताता है कि कैसे आप लोग को अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। सबसे आसान तरीका है जो मुझे लगता है, देखिए आप लोग कुछ भी खाए, जितना आप लोग खाते हैं उतना ही तगड़ी आप लोग एक्सरसाइज कीजिए बॉडी में पचाने के लिए। पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा जो लोग होते थे वो बड़े ही हट्टे खट्टे देखने को आप लोगों को मिलते थे, और खासकर महिलाएं भी, वो नहीं कहते पूरा एक भरा हुआ गात का इंसान देखने को मिलता था। वो क्या करते थे, दबाकर खाते थे और दबाकर मेहनत करते थे। पर लेकिन आज के में दबाकर खा तो लेते हैं पर लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, और फिर वो कहां पर, वो पेट पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जो पेट है वो बढ़ता हुआ आज के में आप लोगों का नजर आता है, जिसकी वजह से उतनी मेहनत नहीं हो पाती जितना खाया जाता है। यानी कि डाइट हाई देखने को मिलती है, पर उसके चलते जो एक्सरसाइज है वो उतनी देखने को नहीं मिलती है। तो पहले क्या होता था, सारे काम जो थे नॉर्मल इंसान जो है वो मैनुअली किया करते थे, अब मशीन आ गई है दुनिया भर की, जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर लेकिन यहां पर मेरा वो एंगल नहीं है, मेरा एंगल जो यहां पर रहने वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा तो ये बोला गया कि लो अवेयरनेस, जो पब्लिक के अंदर जानते नहीं है, खासकर बीमारी बढ़ती रहती है। मैक्सिमम जनता जो है मोटापे का शिकार है, और मोटापा जो है वो कई सारी बीमारी को इन्वाइट करता है। तो लो कैपेसिटी फॉर टेस्टिंग और प्रोवाइडिंग केयर, ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। जिनको बीमारी होती है वहां पर ढंग से टेस्टिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती है और केयर फैसिलिटी नहीं होती है। आप लोगों ने सुना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि
कि बीमारी होने से पहले आप लोग उसका इलाज कर लीजिए। तो डायबिटीज के बारे में अगर बात करें तो एस्टिमेशन ये लगाया जाता है कि 7 करोड़ जो एडल्ट जो हैं वो डायबिटीज का शिकार है इंडिया के अंदर। 7 करोड़ जनता, यानी कि आप लोग देखते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है किसी न किसी रूप में डायबिटीज का शिकार है, और इसमें से आधे जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन पर है, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि उनको ये बीमारी हो रही है। और ये सारा लाइफ स्टाइल का खेल है आज के में, किस तरीके से सोना, किस तरीके से उठना, ना ढंग से पानी पीना, ना एक्सरसाइज करना। तो ये जो लाइफ स्टाइल आप लोग बना के रखते हैं ना, ये बीमारी का घर बना देगी आप लोगों के शरीर को। और एक बड़ा ही प्यारी सी मुझे एक चीज याद आती है, एक पर्टिकुलर कोई वीडियो में सुन रहा था तो उसमें ये बोला गया कि आज की डेट में अगर आप लोगों को कोई बोले कि आप लोगों के पास में बस एक गाड़ी है और पूरी जिंदगी आप लोगों को वही गाड़ी रखनी है, आप लोग उस गाड़ी को कैसे रखोगे? मान लीजिए एक कोई नई गाड़ी आप लोगों को बोले कि एक नई गाड़ी खरीदो, और वो कोई भी गाड़ी आप लोग खरीद सकते हैं, बस पूरी जिंदगी में एक ही मिलेगी, आप लोगों को दूसरी नहीं मिलेगी, तो कैसे रखोगे आप लोग उसको? उस गाड़ी को चाट कर रखोगे, उस पर जरा सी भी एक धूल का कण नहीं जमेगा, उस तरीके से आप लोग चमका के रखोगे, क्योंकि वो एक ही मिलने वाली है, लास्ट और पहली वही होने वाली है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को कोई बोले तो आप लोग उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है ध्यान से कि आप लोगों के पास में एक ऐसी गाड़ी आप लोगों की बॉडी है जो जिंदगी में एक बार ही मिलती है, आप लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है कि उसको रिप्लेस कर दे आप लोग और कोई दूसरी और बॉडी में ग्रहण कर ले अपने शरीर को। तो क्यों नहीं उस इंसान जो है उस बॉडी को ढंग से रख पाता है? तो ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है कि कम से कम उस बॉडी को, जो कि जिंदगी में एक ही बॉडी मिलती है, बाकी सारी चीजें, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, सारी चीजें आप लोग खरीद सकते हैं, खराब होने पर रिपेयर करा सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, नई लेकर आ सकते हैं, नया लेटेस्ट वर्जन। पर लेकिन आप लोगों की बॉडी का वही वर्जन रहने वाला है, आप लोग खुद ही उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो वर्जन सुधरेगा, पर बॉडी वही रहने वाली है, उसको आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। तो यानी कि कहने का मतलब इसी बॉडी के अंदर रहना है, इसी में चेंज करना है आप लोगों को, जो करना है यानी कि गाड़ी जो मिल गई उसी में चेंज करना है, दूसरी गाड़ी आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगर बॉडी के साथ में कंपेयर करो तो कितना ध्यान आप लोगों को उसका देना चाहिए, तो ये आप लोग समझ कर चलिए 1 मिनट के लिए। तो इसलिए जरा से भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए अपनी बॉडी को लेकर, बहुत कीमती चीज है यार, उसको थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है कि आज के दिन में हमारी कंट्री में जो काफी सारे लोग हैं उनको तब चीजें पता चलती है जब जो है वो नैया पार हो लेती है। तो कई सारे तो अनडायग्नोसिस रहते हैं, यानी कि उनका इलाज नहीं हो पाता है, लेट पता चलता है जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगती है। हमारी कंट्री में कैंसर की भी यही बीमारी है। कैंसर को बेसिकली लोग जो है नॉर्मली अपनी बॉडी को चेकअप नहीं कराते हैं, और जब कैंसर बढ़ने लगता है वो एक तरीके से बॉडी में उस स्टेज पर पहुंच जाता है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो तब यहां पर पता चलता है, क्योंकि तब बॉडी में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए रेगुलर बॉडी के चेकअप भी होते रहने चाहिए। तो हेल्थ सिस्टम के ऊपर जब इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? कोई पर्टिकुलर पर्सन की जान चलेगी तो जिस घर का वो प्राणी है उसको तो घर को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बाकी देश को भी नुकसान पहुंचेगा। तो हेल्थ सिस्टम जो है, इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी और इसी के साथ में इंडिविजुअल और फैमिली की लाइफ पर भी काफी सारे इंपैक्ट इसके पड़ते हुए नजर आएंगे। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है और वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और उसकी डेथ हो गई इन सब चीजों की वजह से, हालांकि वो अपना आपको मैनेज करना जान जाएगा उसके बारे में कि जो इस लेवल पर बैठा हुआ है तो सारी चीज जानता है कैसे चीजों को कंट्रोल करना है। पर फिर भी एक बात आप लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वहां फिराकर एक बात बोली जाए कि सिस्टम जो है वो आप लोगों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से चीजें नहीं सुधरेंगी तो फिर दिक्कत होगी। टाइप 2 जो डायबिटीज है वो मोस्ट कॉमन डायबिटीज है, जो कि प्रिवेंटेबल है, पर लेकिन हम लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग तब जाते हैं जबकि यहाँ पर वो नहीं कहते कि गड्डी अब हाथ से निकल गई, तब जाकर आप लोग बातों के बारे में बातें करते हैं। अभी यहाँ पर जो ये आर्टिकल पलटने वाला है, अब ये पूरा फोकस देने वाला है प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर, क्योंकि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है और वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कोई बीमारी है और बच्चे के अंदर वो बीमारी चलेगी तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांजिशन इसका बीमारी का हो रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी कुछ टर्म भी है जो आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज, ये होती है एक तरीके से गर्भ के अंदर मधुमेह, यानी कि जब जो बेसिकली बच्चा होता है उस टाइम पर पेट में, उस टाइम पर मधुमेह की बीमारी लगना, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हाइपरग्लिसीमिया, तो इनके बारे में जानेंगे। हाइपरग्लिसीमिया जो होता है ये बोलता है हायर लेवल ऑफ शुगर हो जाता है, या फिर ग्लूकोज आप लोग बोल सकते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो हमारी बॉडी में जो नॉर्मली अगर जो इंसुलिन जो काम करता है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो इसके चलते जो प्रॉपर जो बॉडी की जो सेल्स होती है उनको जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलकर फिर ये जो हाइपरग्लिसीमिया होता है ये आगे चलकर काफी बड़ी एक डायबिटीज का शिकार ले लेता है, यहाँ पर एक रूप ले लेता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो ट्रांजिटरी यानी कि डायबिटीज जो है जो बच्चे से जो प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चे में पहुंचती है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसको कैसे रोकना है डायबिटीज, ये इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। जो डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो वुमेन है यहाँ पर इंडिया और साउथ एशिया के अंदर, जब साउथ एशिया बोलते हैं
तो आप लोग के माइंड में बेसिकली ये वाला एरिया आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये ईस्ट एशियन कंट्री होगी। साउथ एशिया आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। सार्क कंट्री का नाम आप लोगों ने सुना है, तो ये सारी साउथ एशियन कंट्री की कैटेगरी में आती है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अभी जो बात की जा रही है, इंटरनेशनल जो डायबिटिक फेडरेशन है उसके द्वारा एस्टिमेट किया गया कि 25% जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया की कैटेगरी में आते हैं। ये हाइपरग्लाइसीमिया मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चलकर ये डायबिटिक कंडीशन बन जाती है काफी खतरनाक लेवल की। और ये वेरी करती है, लगभग 10% इन रूरल एरिया में देखने को मिलेगी और 30% इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में आप लोगों ने देखा होगा जो लोग हैं वो ज्यादा एक तरीके से मशीनरी का यूज करते हैं। जैसे कि अगर एक रूफ से दूसरी, मतलब अगर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना है तो लिफ्ट का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। मार्केट में जाना है तो गाड़ी से जाएंगे, बाकी अगर आसपास में कहीं जाना है तो बाइक लेकर जाया जाएगा। तो यानी कि बॉडी की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो बॉडी में कम से कम दिन में एक बार एक अच्छा खासा पसीना आप लोगों की बॉडी से अगर निकलना स्टार्ट हो गया, ये एक बार याद कर लीजिए, दिन में कम से कम बॉडी में से एक बार आप लोगों को अच्छा खासा पसीना निकालना है। अगर ये चीज आप लोगों ने एक बार अपने ठान ली तो फिर आप लोगों की बॉडी में ये समझिए बहुत सारी बीमारी नहीं लगेंगी। एक तो ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोशिश करो कि पूरे दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी, अगर 4 लीटर पानी भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक पैटर्न बना लिया तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। मैं मॉर्निंग में उठते ही, जैसे मैं उठता हूं 1 लीटर पानी तो उठते ही मैं पी लेता हूं। उसके बाद में जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड करना और ये पीपीटी बनाना, इसके ड्यूरेशन में मेरा लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी मेरा मॉर्निंग में इस प्रोसीजर में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में ये लगभग 4 से 5 घंटे का काम होता है पूरा। तो इस पूरे काम में, इस वीडियो के अंदर ये पूरा काम मेरा, ये पानी का मैं इंटेक जो है बीच बीच में लेता रहता हूं। तो इसके चलते क्या होता है, पीपीटी बनाया उस टाइम पर पीपीटी, एक तो जैसे मैं उठते ही 1 लीटर पानी पी लिया, ठीक है। उसके बाद में अपना जो भी है पीपीटी बनाया, इससे मैंने फ्रेश होना, वो सारी जो पूरा प्रोसीजर चलता है 4 से 5 घंटे का, उसके बीच में मेरा टाइम स्लॉट रहता है कि मुझे बीच बीच में पानी पीते रहना है, ठीक है। तो रिमाइंडर रखता हूं मैं अपने पास में, उसको बेसिकली चलाता रहता हूं बार बार कि 1 घंटे का ये टाइम हो गया, फिर इस तरीके से। तो ये आप लोग भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो मेरी बॉडी में होने लगी थी क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैं बैठा रहता था। मेरा जो जिंदगी है ना वो इतनी ज्यादा बीच में टाइट हो गई थी कि मुझे लगने लगा था मैंने क्या कर लिया अपनी बॉडी के साथ में। और वो सारी चीजें रिकवर कर रही है आराम से, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है अपनी बॉडी के साथ में। क्योंकि लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठे रहना, चश्मा चढ़ गया, अब उसको भी काम कर रहा हूं, देखते हैं आराम से कितना इंप्रूव किया जा सकता है। और भी बहुत सारी बीमारी बॉडी के अंदर हो गई थी जो हालांकि मैंने कभी आप लोगों से शेयर नहीं की, पर लेकिन ये चीजें अगर किसी का भी जो शेड्यूल क्यों ना हो वो बिगड़ने लगता है। कुछ महीनों तक भी अगर आप लोग अपने पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे तो ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलने लगती है। तो अब काफी हद तक काफी सारी चीजें मैं ऑलरेडी रिकवर कर चुका हूं, वरना बीच में ऐसी चीजें आप लोगों को भी देखने को मिलेगी जब आप लोग सब चीजों को, हेल्थ को इग्नोर करने बैठ जाते हैं और अपने काम पर फोकस ज्यादा लगा देते हैं, तो उस टाइम पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। एक बैलेंस बनाना है हेल्थ के बीच में और काम के बीच में, ठीक है। जो आंखों पे चश्मा लग गया, पहले ऐसा लगता था कि मेरी आंख इस दुनिया में सबसे बेस्ट आंखें हैं, बहुत अच्छे से मैं देख पाता था, लेकिन फिर ये चीजें भी मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा बर्बाद की। लैपटॉप पर 18 घंटे बैठकर भी काम किया मैंने, तो ऐसी कंडीशन फिर ये निकल कर आने लगती है कि आप लोग एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। जब भी मैं देखता हूं ना जो नई नई सेलिब्रिटी हैं जो आज के डेट में, जब ये अपने रिजोल्यूशन के बारे में बात करती है तो ये इन्हीं के बारे में बात करती है, अपनी फैमिली, हेल्थ और काम के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है। तो मुझे लगता नहीं था कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों की, पर लेकिन जब मैं खुद एक ऐसे जोन में आ गया कि जब काफी लंबे समय तक बैठ के काम करना है, खुद भी बहुत सारी चीजें करनी है, तो इस टाइम पर फिर ये समझ में आने लगा कि यार ये चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो फिर जाकर चीजें सुधरनी स्टार्ट हुई। तो हाथ में आप लोग हैं, धोनी कहते हैं कि देर से अच्छा है कि जल्दी दुरुस्त हो जाओ, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो पहले जिंदगी में मेहनत की पूरा दबाकर अपने शरीर को बर्बाद कर लिया, पैसा वैसा कमा रहे हैं, जिंदगी में पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर ये सारा पैसा जो है उस बॉडी को सही करने के ऊपर लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस बनाकर चलो, पैसा इतना होना चाहिए कि आपकी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, पर लेकिन वो ख्वाहिशें पूरी करने में तभी मजा आएगा जब आप लोगों की बॉडी हेल्थी हो। तो ये चीजें ध्यान रखिए, बैलेंस बनाकर चलिए। बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं, आप लोग पैसा इतना होना चाहिए कि आवश्यकता पूर्ति होती रहे, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। जो चाहिए वो होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी हो, घर हो, अपना सही चीजें हैं, अगर बच्चे हो तो उनकी पढ़ाई अच्छे से करा सको, अपने माँ बाप का ध्यान अच्छे से रख सको, अपने आप पहनना खाना पीना अच्छा कर सको। पर ये नहीं कि करोड़ों की आपके पास में चोपर होना चाहिए, जेटर। सोच सकते हो उसके बारे में, कोई सोचने में कोई कमी नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो सोच सकते हो, पर लेकिन हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर नहीं कभी भी। ये मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर, वरना ख्वाहिशें जितनी बड़ी रखो उतना ज्यादा कम यार। क्यों ना हवाई जहाज हो अपना, क्यों ना अपना चोपर होना चाहिए, कोई बात नहीं, उतना मेहनत करो। तो ये कुछ बातें हैं। तो हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें 2.7 करोड़ अगर बात करें तो यहां पर 3 करोड़ जो प्रेगनेंसी है ईच ईयर, उनमें से 2.7 करोड़ जो रहती हैं वो कहीं ना कहीं जो जेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है, यानी कि एक तरीके से यहां पर जो गर्भ के अंदर ही जो डायबिटीज की जो कंडीशन रहती है, ये 10% का रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग बात करें यहां पर 27 से लेकर 30 लाख के करीब जो वुमेन है वो आगे चलकर ईच ईयर इनको डेवलप कर लेती हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि आज की डेट में जो डायबिटीज की बीमारी है वो प्रेग्नेंट वुमेन पर काफी ह्यूज इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है।
तो इसके चलते जो मोर्बिडिटी है यानी कि बीमारी की संख्या तो बढ़ेगी, मोटापा हो गया तो कई सारी और बीमारी आप लोगों की बॉडी में लगती नजर आएगी। ठीक है, तो इसके चलते मोटापे के साथ में आप लोग को मान लीजिए जैसे बैठे हुए ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो डायबिटीज की बीमारी होगी, थायराइड की बीमारी होगी, दुनिया भर की चीजें और साथ में जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये इसके चलते रोगों की संख्या तो बढ़ती है और मृत्यु दर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके चलते जच्चा और बच्चा दोनों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो जो जेस्टेशनल जो डायबिटीज है यहाँ पर ये वेरी हाई रिस्क यहाँ पर क्या क्या करती है, ओबेसिटी का भी कि आप लोग मोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट अटैक से रिलेटेड बीमारी भी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो हार्ट बीट आप लोग की बढ़ती नजर आएगी, जल्दी सांस चढ़ने लगेगा, बॉडी में कई सारी और दिक्कतें देखने को मिलने लगेगी। तो ये चीजें सुधारनी है, तो इनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से ही जो यहाँ पर एड्रेस करना पड़ेगा, जो खासकर जो गर्भ के अंदर ये डायबिटीज जब होनी स्टार्ट हो जाती है तो 3 लेवल पर आप लोग चीजें देखिए। एक तो मैटरनल और न्यूबॉर्न बेबी जो है उसकी जो मृत्यु दर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि काफी खतरनाक है। फ्यूचर में जो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है ये इसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ में इसकी वजह से जो यहाँ पर ट्रांस जनरेशनल जो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक जनरेशन से यानी कि मदर से जो बच्चों के अंदर जो चीजें जाती हैं वो भी काफी खतरनाक रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो आप लोग इनको अगर आप लोगों को पता होगा इनके बारे में कि ऐसी कोई चीज होती है। आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, उसमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, अगर नया कोई बच्चा न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है तो उसके कान को चेक किया जाता है कि वो सुनता है नहीं सुनता है। केरला हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जहां पर ये कंपलसरी है और कहीं भी इसको प्रॉपर में फॉलो नहीं किया जाता है, ऐसा उस आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा था। हालांकि वो बहुत सारी जगह है जहां पर फॉलो किया जाता होगा, पर लेकिन रियलिटी में जो चीजें हैं वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो अगर बात करें नेशनल जो जेस्टेशनल डायबिटीज अवेयरनेस डे है, ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग अवगत रखते हैं। बाकी आज है 11 मार्च, तो आज हम लोगों ने एक डिस्कस डे किया था, हालांकि ये मॉर्निंग में जो पीआईबी वाली वीडियो होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। वर्ल्ड किडनी डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये 11 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो सेकंड जो थर्सडे है मार्च का वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। 11 मार्च को सेलिब्रेट नहीं किया था, 11 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार, यानी कि सेकंड थर्सडे को सेलिब्रेट किया था। और अगर अब की बार आप लोग यहां पर बात करें, सेकंड थर्सडे जो है वो 11 तारीख को, पहले थर्सडे 4 को हो गया, सेकंड हो गया 11 को, तीसरा है यहां पर 18 को, और नेक्स्ट है यहां पर 25 को। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सेकंड थर्सडे की, और सेकंड थर्सडे क्या है, ये है 11 तारीख को। ओके, तो अब की बार यहां पर इस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। किडनी जो हेल्थ है वो एवरीवन, देखिए 11 तारीख मैंने आप लोगों को बताया 11 तारीख और 2 ही किडनी होती है, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो यहां पर प्रिवेंट और डिटेंशन किया जा सकता है, इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए केयर की, तभी सुधर पाएंगे। और वर्ल्ड किडनी जो डे स्टीयरिंग कमेटी है 2021 को इनके द्वारा यहां पर ये ईयर भी डिक्लेयर किया गया, सेलिब्रेट लिविंग वेल विद किडनी डिसीज, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो कुछ बातें हैं, रिवीजन भी हो गया होगा जिन्होंने मॉर्निंग में इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, संडे में आप लोग की वीडियो आएगी, उसको जरूर रखना। आपकी बार जो संडे में वीडियो आने वाली आप लोग की वो होगी दिसंबर मंथ का करंट अफेयर पूरा, ठीक है। तो उसको हम लोग कवर करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप लोग इस तरीके से कवर हो जाएगी एक ही वीडियो के अंदर। तो वही पैटर्न रहने वाला है, 2 से 2.5 घंटे की वीडियो रहेगी। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, पुरानी भी वहां पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। और पॉलिटी की भी अगर आप लोग को सर्च करनी है तो हैशटैग पॉलिटी सर्च कर लिया कीजिए वहां पर टेलीग्राम पर जाकर, तो आप लोगों को मिल जाएगी सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है जो इन्वायरमेंटल रेगुलेटर है, वो भी एक तरीके से बात की जा रही है, वो कैन वर्क ओनली इफ गवर्नमेंट सी द वैल्यू ऑफ द नेचर। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट के बीच में जब लड़ाई चलती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को साथ में लेकर चले तो सही है, पर लेकिन डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस हो जाता है और इन्वायरमेंट को हम लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अपनी हेल्थ को हम लोग छोड़ देते हैं और काम पर फोकस कर देते हैं, तो उसके चलते हेल्थ बर्बाद होगी, तो फिर डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी कि आप लोग की मेहनत का पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं रहता है जब आप लोग की हेल्थ ही ऐसी नहीं बची है कि आप लोग उसको एंजॉय कर सकें। तो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में भी ऐसा ही बैलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इन्वायरमेंटल जो रेगुलेटर है उनके बारे में अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है अगर उसको उसमें इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है तो फिर कितने सारे रेगुलेटर आप लोग बना लो, वो रेगुलेटर कुछ काम नहीं करने वाले हैं। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, अगर कोई रूल और रेगुलेशन आप लोगों के सामने उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं उनकी देख रेख करते हैं और चीजों को गलत होने से रोकते हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट का ही अगर नेचर अच्छा नहीं है तो क्या आप लोग उनको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यानी कि वही बात होगी कि एक तरीके से जो रूल और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने वाला है अगर वही उसका दोहन करने लग जाए तो कैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नोटिस आया और उसमें यह बोला गया कि हमारी कंट्री में एक नेशनल इन्वायरमेंटल रेगुलेटर होना चाहिए। ये किस एक्ट के तहत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके तहत बोला जाता है कि नेशनल इन्वायरमेंटल रेगुलेशन होना चाहिए। पर लेकिन आज की बात नहीं है, 9 साल पहले की गवर्नमेंट है, तो लगभग 7 साल तो इस गवर्नमेंट को हो गए और बाकी के 2 साल पहले, तो पहले भी इसी तरीके से चीजों को इग्नोर कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं, और फिलहाल ये भी उसी पैटर्न में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं पिछले 7 साल से। यानी कि दोनों की दोनों गवर्नमेंट जो है उनका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा नहीं है। अगर बात करें यहां पर
आज के डेट में अगर रेगुलेटर के मामले में तो ऑफिशियल जो पॉलिसी है उसका फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, यानी कि बिजनेस अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट जाए ऐसी तैसी में, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था काफी सारे लोगों के द्वारा इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है, आप लोग मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा उस फैक्ट्री से जो पोल्यूशन होने वाला है, उस पोल्यूशन से उस पर्टिकुलर एरिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो वो चीजें आप लोग चेक करिएगा, तो वहां से आप लोग को अंदाजा हो जाएगा क्या कंडीशन चल रही है। पर लेकिन होता क्या है, ये इंपैक्ट असेसमेंट जो होते हैं ये ढंग से नहीं किए जाते हैं। इसमें से सिविल सोसाइटी का जो रोल है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। क्या कि आप लोग, अगर आप लोगों के मोहल्ले में कोई फैक्ट्री लग रही है तो आप लोगों से पूछा जाता था, आप लोगों का भी रोल होता था, आप लोग भी वहां पर जाकर अपना राय देते थे, तो उसको कंप्लीटली कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है ये यहां पर स्पेशली आफ्टर नोटिफिकेशन 2006 के यहां पर ये कई बार यहां पर इसके क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहने को देखता है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है यहां पर, मान लीजिए मैं कोई फैक्ट्री लगा रहा हूं, ठीक है, तो मैं ही फैक्ट्री लगा रहा हूं और मैं ही इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट प्रोड्यूस करूंगा। मैं क्यों बोलूंगा यार मेरी फैक्ट्री में गड़बड़ है, मैं तो ये बोलूंगा मेरी फैक्ट्री अच्छी है। तो उसी से पूछना कि भाई साहब, यानी कि चोर से ही पूछना बता तुझे क्या सजा दें, ठीक है, तो वही बात होगी रेप वाले से ही पूछना कि बता से शादी करेगा नहीं करेगा, शादी कर ले तो छोड़ दूंगा वरना जेल में डाल दूंगा। तो उसी तरीके की बातें यहां पर बोली जा रही हैं कि उसी से पूछना जो एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा है, उसने पैसे लगा रखे हैं, वो क्यों बोलेगा यार मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी से यहां पर कोई काम होना चाहिए। तो यहां पर नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में, तो यहां पर संदिग्ध विशेषज्ञ रहते हैं, यानी कि ऐसे विशेषज्ञ रहते हैं जिनका उस फील्ड से कोई रिलेशन ही नहीं है, किसी भी इंसान के थ्रू एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है और डेटा को फेरबदल किया जाता है, यानी कि डेटा की हेराफेरी की जाती है, जो सही फैक्ट है वो प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं और फालतू की चीजें प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। क्या कम्युनिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, अगर कहीं पर आप लोग एक बांध बना रहे हैं, कितने लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कितने पेड़ को काटना पड़ेगा, कितनी एग्रीकल्चर लैंड वहां पर बर्बाद होगी, कोई नहीं बताता उसके बारे में, कितनी बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा, फ्लोरा एंड फ्यूना, पेड़ पौधे कितने कटेंगे, इसी के साथ में कितने जीव जंतु यहां पर रहते हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, कोई नहीं चेक करता है। इकोसिस्टम सर्विस, आप लोग क्लीन एयर मिलती है, अच्छा पानी मिलता है, फार्म प्रोडक्टिविटी मिलती है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। सारी चीजों को इग्नोर करते हुए बस काम रहता है कि फैक्ट्री लगानी है और लोगों को जॉब मिलनी है, पर लेकिन वही लोग जो है फिर उसी के पोल्यूशन के चक्कर में मरते भी हैं। तो ये सारा काम जो है सेंट्रल स्टेट को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। बार बार ये बोला जाता है कि कई बार केस आते हैं कि भाई साहब जो वेस्टर्न घाट है वहां पर खुदाई मत करो, हिमालयन वाले रीजन में यार भाई साहब बांध मत बनाओ। तो भाई बार ऐसी कई सारी कमेटी जो बनाई जा चुकी है, पर लेकिन सुधरने वाला कोई नहीं है। जब लोगों की जान चली जाती है तो फिर थोड़ा सा सदमा पड़ता है कुछ दिनों के लिए और फिर से उसी पैटर्न पर भेड़ चाल पर चलने लगते हैं। तो ये काफी बड़ा पैटर्न आप लोगों को कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो लैंड और इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पोल्यूशन जो आज के दिन देखने को मिला, काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है जो प्रोजेक्ट निकल कर आते हैं। और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन इंडेक्स है उसके बारे में बात करें तो वो बार बार इन चीजों को भी मना करता है। तो कई सारी ऐसी बॉडी है जो मना करती है, तो उनकी आप लोग मान नहीं रहे, तो नए नए रेगुलेटर लिए आकर क्या करेंगे। ये तो वही बात हो गई, हमारी कंट्री में सीबीआई भी है, हमारी कंट्री में सीवीसी भी है, हमारी कंट्री में लोकपाल भी है। करप्शन खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो अपना काम अगर ढंग से उनको करने नहीं दिया जाएगा, वो करेंगे नहीं, तो फिर क्या फायदा हो गया इस चीज का। कई सारी चीजें आप लोग रख लो लाला का, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हीं को ढंग से यूटिलाइज कर लो। दुनिया भर की किताब लेकर आ गए, एक ही सब्जेक्ट की कई सारी किताब लेकर आ गए, एक किताब को पकड़ लो और उसी को घोट कर पी जाओ, दूसरी नहीं खोलनी है एक सब्जेक्ट की, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जिंदगी जो है वो नैया पार लग जाएगी। पता चला लक्ष्मीकांत भी खोली, सुभाष कश्यप भी खोली, कोई और मिल गई वो भी खोल के बैठ गए, नहीं होने वाला है कुछ भी। आज एट द एंड ऑफ द डे वहीं बैठकर बैठ जाओगे जहां से स्टार्ट किया था। कोशिश ये करनी है कि एक ही किताब को कई बार रिवीजन आप लोग कर रहे हैं, तभी चीजें याद रख पाओगे। तो यहां पर अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर में। फॉरेस्ट, रिवर, वेटलैंड यानी कि झील और जो एयर है, यानी कि जंगल, नदियां, झीलें और जो हवा है उसको किस तरीके से आप लोग डिग्रेड कर रहे हैं, वो चीजें आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, तो समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा किया तो लार्ज पॉपुलेशन की, मान लीजिए डेवलपमेंट करके आप लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री लगा ली, लोगों को जॉब दे दी। अब उस एरिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस एरिया में जो बुजुर्ग लोग हैं, उस एरिया में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनकी हेल्थ इतनी इंपैक्ट पड़ रही है कि सारे के सारे हॉस्पिटल में जाने लगे। तो इस डेवलपमेंट का फायदा क्या रहेगा, जरा ये समझा दो अब। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, पर लेकिन इनको हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप लोग फेसबुक पर भी कर सकते हैं। फेसबुक पर स्टडी लवर वीर के नाम से चैनल है, जो कि एक ग्रुप है यहाँ पर, तो लगभग 60,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पर अगर आप लोग जाएंगे तो आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, कई सारे लोग आंसर लिखते भी हैं, तो जो नए मेंबर हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, जिसको पीडीएस बोलते हैं। समझेंगे इसके बारे में आखिर क्या बात की जा रही है और क्यों ये न्यूज में है, वो भी आप लोग समझिएगा। आखिर न्यूज में क्या है पहले ये समझिए। हमारी कंट्री में भी ये बोला गया नीति आयोग के द्वारा कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो हमारी कंट्री में लाया गया था 2013 में, उसमें नॉर्मली ये बोला जाता था कि 75% तो जो गांव वाले एरिया में कवर करेंगे और 50% शहर वाले एरिया में कवर करेंगे। यानी कि जो
गांव की पॉपुलेशन है उसको 75% हम लोग कवर करेंगे ताकि उनको सस्ता अनाज खाना पीना मिल सके। शहर में 50% लोगों को कवर करेंगे जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गरीब हैं। तो नीति आयोग के द्वारा भी ये बोला गया है कि 75% को घटाकर तो 7% कर दो आप लोग शहर वाले एरिया में, और 50% को घटाकर आप लोग 40% कर दो गांव वाले एरिया में। तो यहां पर ये करना पड़ेगा आप लोगों को। इससे क्या होगा, जो काफी सारा पैसा बचेगा, लगभग यहां पर सेंटर जो है 47,229 करोड़ यानी कि 47,229 करोड़ सेंटर सेव कर पाएगा, उसको कहीं और ढंग से हम लोग यूज कर पाएंगे। पर लेकिन ये काम करने के लिए अमेंडमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो कि सबसेक्शन 2 का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 जो है उसमें आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल आप लोगों को चाहिएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो एडिशनल, अभी हमारी कंट्री में और भी जनता जो है वो ऐड हो रही है इन सब चीजों के अंदर, तो एडिशनल सब्सिडी के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी 14,800 करोड़ रुपए की। यानी कहने का मतलब ये है, तो गवर्नमेंट जो है वो 47,229 करोड़ रुपए यानी कि 47,229 करोड़ अपने सेव कर ले यहां पर लोगों की संख्या घटाकर इसके अंदर, या फिर इसको एक्स्ट्रा आप लोगों को यहां पर पैसा देना पड़ेगा 14,800 के करीब आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा यहां पर देना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी अच्छा लगता है वो चूज कर लो। तो यहां पर इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, टेबल जब रखा गया इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें बोला भी गया कि आज के डेट में जो सब्सिडी है उसका बर्डन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सब्सिडी होती है छूट, यानी कि जो जनता को छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको सब्सिडी बोलते हैं। तो ये काफी बड़ा बर्डन यहां पर बढ़ रहा है, और इसको यहां पर अनइमेजिनेबल, यानी कि एक तरीके से ये इतना ज्यादा हो गया कि इसको यहां पर अब सहन नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, इसका जो बोझ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारी कंट्री में 2013 में लाया गया, तो उस टाइम पर बोला गया कि 2/3 कंट्री की पॉपुलेशन को हम लोग कवर करेंगे। तो इसके चलते गेहूं दिया जाएगा लगभग 3 किलोग्राम, चावल 3 किलोग्राम रुपए के हिसाब से, गेहूं दिया जाएगा 2 किलोग्राम रुपए के हिसाब से, मोटा अनाज चना वगैरह दिया जाएगा 1 किलोग्राम पर रुपए के हिसाब से। तो यहां पर ये किसके हिसाब से दिया जाएगा, तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि आप लोग जो है आधार कार्ड से कनेक्ट कीजिए और आप लोगों की फैसिलिटी आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के मोहल्ले में कोई भी ऐसी दुकान रहेगी, कोई स्टोर रहेगा जहां से आप लोग जाकर इसको ले सकते हैं। तो सेंट्रल इशू प्राइस इनको बोला गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्राइस दिया गया। नॉर्मली गेहूं जो है वो मुझे नहीं लगता है कि लगभग गेहूं जो है लगभग 15 से 16 रुपए पर केजी आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। चावल उससे भी महंगे मिल सकते हैं, पर लेकिन इतना सस्ता प्रोवाइड कराना, तो किसानों से खरीदा जाएगा पहले यहां पर, उसके बाद में यहां पर जनता को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पूरी साइकिल यहां पर चलती है, पहले किसानों से खरीदा एमएसपी पर, फिर जनता को प्रोवाइड कराया इस कम पर। तो इसके बीच में जो पैसा लगता है वो सारा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट उसको लेकर सदमे में रहती है। पर लेकिन इससे ज्यादा जो लॉस हो जाता है यहां पर, उसके बारे में राइटर बोल रहे हैं। राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि आप लोग एक तो ये घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोड़कर अगर आप लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव करें, यानी कि कटिंग डाउन जो आप लोग सब्सिडी का जो बिल कर रहे हैं, ये आप लोग चलिए जो भी कर रहे हैं, पर लेकिन इससे बड़ा काम आप लोग कर सकते हैं। जो लीकेज देखने को मिलता है, जो सही जगह जहां चीजें पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती हैं, और गलत तरीके से मिसयूज जो किया जाता है, वो चीजें अगर आप लोग सुधार लें तो बहुत सारा फायदा आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है। तो वो भी एक पॉइंट है जो कि आप लोग काउंट करके चल सकते हैं। तो आनंद फानन में रिजल्ट नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं। बात की जाने यहां पर पालवान के बारे में बोल रहा है कि एक आर्कियोपेलिगो है जो कि यहां पर प्रोविंस फिलीपीन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट प्रोविंस है यहां पर इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया फिलीपींस के अंदर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है, बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट है। यहां पर आप लोग देखिए हो गया फिलीपीन और यहां पर हो गया पालवान। तो सबसे बड़ा यहां पर ये एक आर्कियोपेलिगो बोलते हैं जो कई सारे आइलैंड का ग्रुप है। तो सबसे बड़ा यहां पर ये ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां पर ये पूरा एरिया जो है वो फिलीपीन के अंडर में आता है, साउथ चाइना सी वाले एरिया में। इधर वियतनाम हो गया, इधर हो गया कंबोडिया। अपनी कंट्री के अगर कंपेयर में आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां से अगर जाएंगे तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है तो फीडबैक जरूर देना यार। लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आ रहा है और कमेंट में बता सकते हैं कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आगे इंप्रूव किया जा सके। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाएगी। आंसर राइटिंग भी आप लोग कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उस पर क्लिक कर लेना। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो वीर तालियान जाकर सर्च कर लेना मेरे साथ में कनेक्ट होने के लिए, और स्टडी लवर वीर आप लोग जाकर सर्च कर लेना अगर चैनल से कनेक्ट होना है, एजुकेशनल से, ठीक है। सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।